हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। आज का यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जो भी क्लास 10 परीक्षा बिहार बोर्ड से 2027 में देने वाले हैं। आज का यह क्लास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस क्लास में आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जाए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस क्लास में कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन में वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, तुम परीक्षा की चिंता मत करो, जब मेहनत कर दिखेगा सबको खामोश कर दोगे जब समय अपना होगा। तो ये काफी अद्भुत लाइन है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि मोस्ट वीवीआई। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे उनसे बाहर एक भी आपके परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन, और इस वीडियो में आपको प्रश्न को डिटेल से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल से बताने जाऊंगा तो यह क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। यदि आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो हमारे पिछले वाले लेक्चर, यानी कि लगभग 4 लेक्चर्स हो चुके हैं थ्योरी के, तो आप उसे कर लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक एवं छोटा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में हमारा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और यानी काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में ही हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम लोग जानते हैं, हमने आपको लेक्चर वाली क्लास में बताया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया फोकसांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस का संबंध। तो हमने आपको बताया कल की क्लास में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये किसी न किसी साल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा F=R/2। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है हजामती बनाने के लिए, यानी कि हजामती माने दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि को जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का डॉक्टर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया है। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। तो मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है? F=R/2। यही हमारा फोकस होता है और ये हमारा वक्रता त्रिज्या यानी R होता है। सॉरी ये बड़ी R, कोई बात नहीं लिखनी। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया गया है F=R/2, यहाँ तो दिया नहीं गया है। यदि हम इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर हमारा 2F हो जाएगा, 2 गुने फोकस। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस से कितने गुनी होती है? तो 2 गुनी होती है। देखिए हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? निर्गत कोण ये मैंने आपको बताया है कि आपतन कोण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? निर्गत कोण, जो कि यही पूछा गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा
काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह स्थिति क्या होगी वस्तु की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में यदि रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो कहां से ली जाती है। हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें कहा गया है कि दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी, यदि बिंब की दूरी आपसे पूछे तो हमेशा ऋणात्मक ले जाती है। यदि आपसे वस्तु की दूरी पूछे तो आपका धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मैंने आपको कल बताया था, अभी भी मैंने बताया कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। देखिए हमारा फोकस दूरी है 10, ये 10 हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, यानी कि 10 नहीं 20, हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। सब हल्का क्वेश्चन है, नॉर्मल। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का पूछे तो धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। यदि हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। देखिए मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि तेलीय कागज होता है क्या, तो तेलीय कागज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पारभासी होता है, जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग दूसरी ओर जा पाता है। पारदर्शी जिससे पूरा पूरा चला जाता है, जैसे कांच हो गया। अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार जाता ही नहीं है, यानी कि लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, एक्सेट्रा। आप देखिए लकड़ी क्या है, लकड़ी मैंने अभी आपको बता दिया, आंसर तो बता ही दिया, अपारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में, आप याद रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मैंने आपको प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी मैंने आपको बताया पहली क्लास में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र किस अक्षर से किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र को सी से किया जाता है, 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में वस्तु से हमारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। मैंने आपको कल क्लास में बताया था 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बताया। 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते थे। तो प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ये भी मैंने बताया। यहाँ जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो परीक्षा में किसी न किसी साल अवश्य रूप से कराए गए, पूछे गए हैं। और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। देखिए आवर्धन यानी कि m बराबर हम लोग आपको पढ़ाए थे। देखिए आवर्धन में क्या होता है कि v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, यानी प्रतिबिंब का दूरी यहाँ पे कितना है। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि 30 हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा -30। वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, ये कितना है 5। यदि इसे हम काटेंगे आंसर हमारा कितना निकल जाएगा -6। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आवर्धन को मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आवर्धन m बराबर होता है -v/u। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह प्रतिबिंब को दर्शा रहा है, प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक में होता है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा हो। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी। ये काफी आसान सवाल है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए आगे
बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि उस दर्पण को क्या कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा या उभड़ा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका धसा होता है उसका अवतल दर्पण कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, उस दर्पण को क्या कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। देखिए अवतल दर्पण हो जाएगा, मैंने भी आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? 38 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, अवतल दर्पण। अब 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है इनमें से कौन प्रतिबिंब एक प्रकार है, वास्तविक भी हमारा है और आभासी भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती हुई मतलब प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने आपको लेक्चर वाली क्लास में बताया। 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण क्या करती है? किरणों को, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये अवतल दर्पण किरणों को फैला देती है और उत्तल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देती है। तो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पे हम वस्तु को रखें कि हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बने, तो अनंत पे यदि हम वस्तु को रखते हैं तो फोकस पर बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश पर मापी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से मापी जाती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा 45 क्वेश्चन। तो 45वां क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा यदि इसका वक्रता 50। ये भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर 25 हो जाएगा क्योंकि यह आधा होता है। फोकस जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य रूप से दूंगा। तो प्लीज आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लासेस देखने को मिल रही होगी, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सभी क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे जो कि, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए क्योंकि उसके माध्यम से सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इन सभी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।